फख्र की घड़ी आ ही चुकी है, क्योंकि चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल और इसी के साथ भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई हो और दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की है। भारत ने इस मिशन को सक्सेसफुल करके पूरी ही दुनिया में अपना नाम बना दिया है। आज के दिन में आप जिस भी न्यूज में देखोगे सारी जगह यही बातें हो रही हैं। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होते ही दुनिया भर में भारत की ताकत का डंका बजने लगा। रूस से लेकर अमेरिका तक हर कोई आज भारत की इस सफलता के गुणगान गा रहा है। साइकिल से शुरू हुई ये जर्नी आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पे दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी नहीं जा पाए हैं। 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 पे इसरो ने विक्रम लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की ओर सक्सेसफुली लैंडिंग करते हुए भारत का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। गर्व की बात ये है कि इस बार इसमें कोई भी कैसी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये एक बिल्कुल ही सेफ लैंडिंग कर चुका है। सबसे पहले तो हम इसकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 ने धरती से लेकर चांद तक का सफर किस तरह से पूरा किया। 14 जुलाई को LVM-3M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया, जहां पे लॉन्च के केवल 20 मिनट्स बाद में ही इसरो के इस ताकतवर रॉकेट ने इसे अर्थ के इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इस अपने ऑर्बिट को धीरे धीरे करके और बड़ा किया। फाइनली 1 अगस्त को लूनार ऑर्बिट इंजेक्शन परफॉर्म करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल गई और अपने डेस्टिनेशन मून की ओर बढ़ गया, जहां पे 5 अगस्त को दोबारा इसने मून के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर दिया, जिसको वो धीरे धीरे छोटा करता गया। उसके बाद 17 अगस्त को विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से अलग हो गया, जिसकी सेपरेशन वीडियो इसरो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली और हमने कई मून की ऐसी क्लियर पिक्चर्स को हासिल किया। और इसी तरह से 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने मून के साउथ साइड पे एक सक्सेसफुली लैंडिंग करी। अब आप में से शायद ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर अब ये काम किस तरह से करेगा। एक सक्सेसफुल लैंड के बाद में क्या क्या चीजें और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करके हम तक पहुंचाएगा, और ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी लाइफ है कितनी। तो एक्चुअल में जो चंद्रयान 3 का जो लाइफ है वो सिर्फ 15 डेज की है, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज का ही दिन होता है, बाकी टाइम पे वहां रात रहती है, यानी सूरज की रोशनी वहां पे नहीं पहुंच पाती है। प्रज्ञान रोवर उसी समय लैंड किया जब वहां पे सनराइज हुआ, यानी कि कल से लेके अगले 13 डेज तक प्रज्ञान रोवर काम कर पाएगा। प्रज्ञान रोवर को वर्क करने के लिए इसको धूप की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसके पीछे कारण है प्रज्ञान रोवर पे लगे हुए सोलर पैनल्स, जो कि विक्रम लैंडर पे भी लगे हैं, जिनको धूप की हेल्प से पावर मिलती है। और धूप इनके लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके मिशन के लिए। बट 14 डेज के बाद में ये धूप चली जाएगी, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा, यानी कि जो मैक्सिमम जो डेटा हमको मिलेगी वो 14 डेज तक ही मिलेगी। उसके बाद में वो वहीं पे निष्क्रिय या फिर बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उसमें काम कर रहे होंगे वो बंद पड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसरो के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हम होप करते हैं कि शायद ये इससे ज्यादा चल जाए, क्योंकि उन्होंने होप वर्ड का यूज किया है, यानी कि इसके लिए कोई सटीक टेक्नोलॉजी नहीं है। इस मिशन को बनाते टाइम 14 डेज को ही ध्यान में रख के इस मिशन को बनाया गया था। अगर इस टॉपिक से थोड़ा हटके अगर हम लूनर 25 के बारे में बात करें, रशिया के स्पेस एजेंसी ने 11 अगस्त 2023 के दिन 47 ईयर्स बाद में कोई लूनर मिशन लॉन्च किया था, और ये लैंड करने वाला था चंद्रयान 3 से जस्ट 2 दिन पहले, यानी 21 अगस्त 2023 को। एक तरह से देखा जाए तो रशिया ने इसे प्रेस्टिज इशू टाइप का बना के लॉन्च किया था। इसका भी यही मिशन था कि ये चांद के साउथ पोल में उतरेगा और वहां पे चीजों की जानकारी प्राप्त करेगा, जिसके पीछे का मेन रीजन ये था कि ये अपने स्पेस का जो दबदबा है वो बनाए रखना चाहता था। इस मिशन का नाम लूनर 25 रखा था, बट फाइनली 21 अगस्त को ये क्रैश कर जाता है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इसके अंदर प्री लैंडिंग के समय से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। अनप्रेडिक्टेबल ऑर्बिट में मूव करने की वजह से इसका जो कांटेक्ट था वो भी टूट गया। फाइनली रॉसकोसमॉस ने ये एडमिट कर लिया है कि कोलिजन हो चुका है। पूरा का पूरा जो लूनर 25 था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये जो लूनर 25 है जिसने क्रैश लैंडिंग की है, अगर वो बाई चांस क्रैश न होके सॉफ्ट लैंडिंग करता तो उसके अंदर जो पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी था
था वो कुछ इस तरह से बनाया गया था प्लूटोनियम के जरिए, जिसके कारण कम से कम भी 1 साल तक उसे एनर्जी मिलती रहती और उसका जो लाइफ स्पैन होता वो 1 ईयर का होता। और बताया जा रहा है कि इसरो भी इस मामले में इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, जो कि अपकमिंग मिशंस के अंदर यूज किया जाएगा और हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा चंद्रयान 3 14 डेज के लिए रिसर्च करेगा। वाटर, हीलियम 3 और भी ऐसी कई सारी चीज जिनके बारे में ये हमें इन्फॉर्म करेगा। अब हम कुछ उन डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इस मिशन के पीछे का कारण क्या है और फ्यूचर में हमें इस मिशन से क्या क्या लाभ मिलेंगे। कोई भी प्लेनेट हो या फिर सैटेलाइट हो, इसका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आमतौर पर हमें नहीं मिलती हैं या बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं। आप अर्थ का ही देख लो, अर्थ पे सबसे जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो भी नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर ही डिपेंड करती हैं और बाकी जितनी भी कंट्रीज एंड ऑल सब बिलोंग करती हैं वो इक्वेटर के रीजन में करती हैं। इस एरिया को सेफ जोन माना जाता है। वहीं पे अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो उनके एक्सट्रीम कंडीशंस होने की वजह से वहां पे जाना इतना आसान नहीं होता है। रिसर्चर्स के हिसाब से जो मून का साउथ पोल है वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, वो भी आइस के फॉर्म में, और ये भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके बारे में रिसर्च करने के लिए भारत ने अपना यान भेजा है। मून के इन रीजन्स में कभी भी सनलाइट नहीं पहुंच पाती है और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे परफेक्चुअल डार्कनेस रहता है, जो कि आज से नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। पहली बार हमें तब पता चला था जब चंद्रयान 1 को हमने लॉन्च किया था कि मून के साउथ पोल के अंदर वाटर की प्रेजेंस हो सकती है। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर ब्लू ब्लू दिखने वाला सब्सटेंस पानी की प्रेजेंस को दर्शाता है और इसी प्रेजेंस को चंद्रयान 1 ने आज से कम 15 साल पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। ये एक सबसे बड़ा मेन रीजन है चंद्रयान 3 को मून के इस सरफेस पे भेजने का। और इतना ही नहीं, सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो भी अनटच्ड तरीके से वहां पे मौजूद हो सकता है, जिसके बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो हमें अपने ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम के बारे में और चीजें जानने को मिलेंगी और शायद कई सारी ऐसी भी जानकारियां जिनसे आज तक हम शायद अनजान रहे। इतना ही नहीं, वहां पे कई तरह के मेटल्स भी मिलने की संभावना है। ये रीजन सनलाइट से भी अनअफेक्टेड है और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो मून के सरफेस से टकरा जाते हैं और वहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, उन चीजों से भी अनअफेक्टेड है। ये रीजन है कि साउथ पोल एक बहुत ही ज्यादा मेन रीजन बन जाता है। इस प्लेस को साइंटिस्ट ने द प्लेस ऑफ अनट्रैप्ड रिसोर्सेज का भी नाम दिया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी जगह जो खजाना है बट आज तक उसे कोई टच नहीं कर पाया। बाकी ओवरऑल ये हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है कि हमने इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया है और कहीं न कहीं देश में अपना नाम किया है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।